Hello everyone, I am Atul Kumar from मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कानपुर मंडल। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे समाज सुधार आंदोलन, जो आज का टॉपिक है। इसके पहले मैं थोड़ा सा रैप अप कर देता हूँ। कल मैंने आपको जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे वो क्यों आए, कैसे आए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। ब्रिटिश ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, डचों ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, पुर्तगालीज़ ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, फ्रेंच ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया। ये मैंने कल आपको पूरा बताया था विध विधान से। साथ में ये भी बताया था कि किस तरीके से आपको कौन कौन से पॉइंट बाय पॉइंट करके बताए थे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से उनको परमिशंस ग्रांट हुई थी, कैसे कैसे अंग्रेज क्यों पूरे उसमें फैले, वो जो कंपनी थी उनकी, वो चूँकि प्राइवेट कंपनी थी और बाकी जो कंपनी थी वो सभी सरकारी थी। ठीक है, तो हम लोग अब आगे आज कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने कल पूरा आपको विधि विधान से बताया था। अब आज जो पढ़ाना है उसमें है समाज सुधार। तो एक शब्द है, उसको समझिएगा, समाज सुधार। तो समाज सुधार क्या है, इसको समझो जरा भाई। इस बात को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करिएगा। सुधारा किसको जाएगा? जिसमें प्रॉब्लम होगी। जो बच्चे देख रहे हैं कृपया करके कैमरा ऑन कर लें प्लीज। हाँ, तो हम जो आपको बता रहे थे वो क्या कह रहे थे उसको समझो। समाज सुधार, सुधारा उसे जाएगा जिसमें प्रॉब्लम होगी। जो ठीक है उसे थोड़ा ना सुधारा जाएगा। जैसे ये मार्कर सही चल रहा है, फर्स्ट क्लास इस बोर्ड पर काम कर रहा है, तो इसको सुधारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहा तो इट मीन्स या तो इसमें प्रॉब्लम है या इस बोर्ड में प्रॉब्लम है, तो हम उस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब बात आती है जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें जो इस तरह के समाज सुधार आंदोलन हैं, उन आंदोलनों ने क्या किया? उन्होंने रिवाइवल किया। जो मूवमेंट्स हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उन मूवमेंट से क्या हुआ भाई? दो चीज़ें हैं। एक तो रिवाइवल हुआ, कोई चीज़ रिवाइव हुई। ठीक, दूसरी क्या चीज़ हुई? कोई चीज़ गड़बड़ थी वो ठीक हो गई, खराब थी तो ठीक हो गई, कुछ खराब थी तो ठीक हो गई, और बिल्कुल खराब थी तो उसको ठीक करने की कोशिश की गई। खराब क्या था? अब इसको हम लोग एक एक करके इस पर आते हैं। देखिए सर, खराब क्या था? तो सर सबसे पहली चीज ये है कि भारत में एंशिएंट पीरियड से कुछ प्रॉब्लम चली आ रही थी। उन प्रॉब्लम को समझें। एक प्रॉब्लम थी कि हमारा जो धर्म था, हिंदू धर्म, वो एंशिएंट पीरियड से 4 पार्ट में बटा हुआ था। नंबर 1, 4 पार्ट में बटा हुआ था, इसको समझिएगा। नंबर 1 पहला पार्ट था, क्या था? ब्राह्मण। दूसरा पार्ट क्या था? क्षत्रिय। तीसरा पार्ट क्या था? वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और चौथा पार्ट था शूद्र। अब इन चीजों को थोड़ा सा हम अंदर तक बताएंगे, उसको समझने की कोशिश करिएगा। हमारा जो पूरा हिंदू धर्म था वो इन 4 पार्ट में डिवाइड था, और हमारे यहाँ पर ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना। तो शिक्षा आप किसी को तब दे पाएंगे अब जब आपको उस चीज की क्या होगी? नॉलेज होगी, तो आप उसको शिक्षित कर पाएंगे, शिक्षा दे पाएंगे। इस बात को समझना। तो इनका काम था शिक्षा देना, इनका काम था सेल्फ मतलब डिफेंस करना, डिफेंड करना, यानी किसी भी समस्या से लोगों को, जो आवाम थी, जनता थी, उसको बचाना। ये ताकतवर लोग थे। वैश्य कौन थे? ये ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। और जो शूद्र थे ये कौन थे? ये सर्विस प्रोवाइडर थे। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको समझिए। ये व्यापार करते थे वैश्य, यानी जितना भी व्यापार होता था वो सारा किसका होता था? वैश्य करते थे, यानी चीजों को खरीदना, बेचना वगैरह वगैरह। और शूद्रों का काम था, ये सर्विस प्रोवाइडर थे। सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो कपड़े बुनते थे वो जुलाहे थे, वो शूद्र थे। जो माली थे वो शूद्र थे। जो मल्लाह थे वो शूद्र थे, एंशिएंट पीरियड में जिनकी जरूरत होती थी। जो कुम्हार थे वो शूद्र थे। जो ग्वाले थे वो शूद्र थे, यानी जो दूध का काम करते थे वो शूद्र थे। जो अन्न को पैदा करते थे, किसान थे, वो शूद्र थे।
यानी जितने भी जो भी लोग थे वो सारे सर्विस प्रोवाइडर जो समाज में किसी तरह की सर्विस दे रहे थे उनको शूद्र श्रेणी में रखा गया। अब अभी तक तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये चीज बनाई गई, लेकिन ये चीज जो बनाई गई थी ये जाति और ये मतलब जन्म के आधार पर नहीं थी, बाई बर्थ नहीं थी, हेरिडिटरी नहीं थी। ये जो चीज थी वो क्वालिटी के आधार पर थी। जो समाज के सबसे इंटेलिजेंट वर्ग था वो क्षत्रिय था, सॉरी ब्राह्मण था। जो सबसे ताकतवर वर्ग था वो कौन था? क्षत्रिय था। देन जो क्या करता था, जो ट्रेडिंग करता था वो वैश्य था, और अंत में शूद्र था। ठीक है, अब इसको समझने की बात क्या है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट तो हम जो बता रहे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसमें सबके अब जो काम थे ये हेरिडिटरी नहीं थे, जिसके अंदर जो क्वालिटी थी उसके हिसाब से वो काम करता था। समाज का सबसे इंटेलिजेंट वर्ग जो था वो ब्राह्मण था। इसको बड़ी नॉलेज होती थी। जैसे एंशिएंट पीरियड में लोग बहुत डरते थे कि जो ग्रहण पड़ेंगे वो कैसे पड़ेंगे, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं वो कैसे होती हैं। लेकिन बाद में ये वंशानुगत हो गया, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होने लगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय होने लगा, वैश्य का वैश्य होने लगा, और शूद्र का शूद्र होने लगा। बाद में शूद्र के साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई। क्या हुई? शूद्रों का समाज में स्थान गिरता चला गया, इनका बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा। जो शूद्र थे वो टू पार्ट में डिवाइड हो गए। जो शूद्र थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। पहला पार्ट जो था वो था निर्वासित, और जो दूसरा पार्ट था वो था अनिर्वासित। अनिर्वासित, पहला पार्ट था निर्वासित और दूसरा पार्ट था अनिर्वासित। निर्वासित शूद्र वो थे जो निग्लेक्ट काम करते थे, तो जो निग्लेक्ट काम करते थे उनको समाज से बाहर रखा जाता था। लाइक जैसे जो डेड बॉडी जलाने का काम करते थे उनको चांडाल कहा जाता था, वो बाहर रहते थे। दूसरा, अभी इसको एक चीज और बताएंगे कि ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष के द्वारा पैदा हुआ बच्चा भी चांडाल कहलाता था। ठीक है। सेकेंड चीज जो यहाँ पर है वो क्या है, वो निर्वासित, जो लेदर वगैरह का काम करते थे उनको बाहर रखा जाता था। क्यों? ऐसा क्यों था? जो मैला उठाने का काम करते थे उनको बाहर रखा जाता था। उनको बाहर इसलिए रखा जाता था बेटा क्योंकि उनसे इन्फेक्शन का खतरा था, उनसे प्रॉब्लम थी कि किसी प्रकार का उन्हें क्या हो सकता है, उनसे दूसरों को इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, समझिएगा। तो वो बाहर रहते थे। अनिर्वासित वो थे जो समाज में रहकर सर्विस देते थे। मल्लाह थे, जुलाहे थे, माली थे, सुनार थे, लोहार थे, बढ़ई थे, ग्वाले थे, और क्या नाम किसान थे, जितने थे वो सारे अनिर्वासित थे। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता चला गया तो हुआ क्या, ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या किया, इनका जो है बराबर जो है इनकी स्थिति को नीचे गिराते चले गए। और मॉडर्न पीरियड तक, यानी मिडिवल हिस्ट्री में और मॉडर्न टाइम में ये यहाँ तक स्थित हो गई कि शूद्र मंदिर में नहीं जा सकते थे, शूद्र पूजा में नहीं बैठ सकते थे, शूद्र इन चीज़ों को नहीं छू सकते थे, शूद्रों को चारपाई पे नहीं बैठना है, शूद्रों का छुआ हुआ नहीं खाया जाएगा। उनको उनके लिए बड़े गलत वर्ड का यूज़ किया गया, उनके साथ अनटचबिलिटी प्रैक्टिस की जाने लगी। जबरदस्त तरीके से अनटचबिलिटी उनके साथ क्या की जा रही थी, प्रैक्टिस की जा रही थी, क्योंकि उस समय कोई भी आर्टिकल 17 तो था नहीं आज़ादी से पहले, तो ये सारी चीज़ें चल रही थीं। तो समाज में इस तरह की बहुत कुरीतियाँ थीं। कुछ और ब्राह्मणों ने गलत नियम बनाए, उनको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए एक नियम था, वो था विवाह का नियम। तो विवाह के लिए नियम क्या बनाए गए थे, जरा देखिए, उसको समझिएगा। अब 4 लोग हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये हैं ब्राह्मण, ये हैं क्षत्रिय, ये हैं वैश्य और ये हैं शूद्र। ठीक है। और ये मान लीजिए विवाह का क्या था, ये थे मेल, और यहाँ पर लिख लीजिए फीमेल। तो ये मेल हैं और ये फीमेल हैं। फीमेल में भी 1, 2, 3 एंड 4, 4 लोग थे। यही क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, ये भी शूद्र हैं।
अब है क्या, जरा इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। बेटा किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक। क्या था, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो क्या था जरा गौर करिएगा। ब्राह्मण जो था वो 4 मैरिज कर सकता था, यानी वो ब्राह्मण स्त्री से भी मैरिज कर सकता था, क्षत्रिय स्त्री से भी कर सकता था, वैश्य से भी कर सकता था और शूद्र से भी कर सकता था। यानी एक ब्राह्मण पुरुष ब्राह्मण स्त्री से, क्षत्रिय स्त्री से, वैश्य स्त्री से और शूद्र स्त्री से विवाह कर सकता था, और इसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। अनुलोम विवाह, बहुविवाह हो गया ये, यानी 4 मैरिज कर सकता है, और इसको अनुलोम विवाह बोला जाता था। यानी इस विवाह को समाज में मान्यता प्राप्त थी, ये विवाह गलत नहीं था, ध्यान रखिएगा इसको। अब क्षत्रिय क्या कर सकता था, इसको समझिएगा। क्षत्रिय भाई क्या कर सकता है, कम टू द पॉइंट, ठीक। क्षत्रिय जो है ब्राह्मण हो गया। अब क्षत्रिय से कर सकता था, वैश्य से कर सकता था और शूद्र से कर सकता था। इनके लिए नियम बनाए गए कि आप 3 मैरिज कर सकते हैं, क्षत्रिय से, क्षत्रिय पुरुष, क्षत्रिय लड़की से, वैश्य लड़की से और शूद्र लड़की से, ठीक। अब वैश्य के लिए क्या नियम बनाए गए जरा देखिए, वैश्य के लिए समझने की कोशिश करिए। वैश्य से कर सकता था और शूद्र से कर सकता था, वैश्य से और शूद्र से। और शूद्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे करेगा, शूद्र सिर्फ और सिर्फ शूद्र लड़की से करेगा। अब ये बात तो ये है अनुलोम विवाह, यानी जिसको समाज में मान्यता प्राप्त थी, ठीक है, जिसको समाज में क्या थी, मान्यता प्राप्त थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको समाज में मान्यता प्राप्त थी, समझ लीजिए जरा। एक मिनट, जरा कुछ बच्चे हैं उनको जोड़ दें, जिनको समाज में मान्यता प्राप्त थी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है। अगर कोई ब्राह्मण लड़की किसी शूद्र पुरुष से शादी कर ले तो इसको बिल्कुल गलत माना जाता था, और इसके द्वारा ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष के द्वारा जो उत्पन्न संतान है वो क्या कहलाती थी, चांडाल कहलाती थी। और जब ये चांडाल कहाँ रहते थे, शमशान में रहते थे, और जब ये चलते थे तो एक बांस लेकर चलते थे, उसको जमीन में पटकते थे और ये कहते थे मैं चांडाल आ रहा हूँ, आप लोग हट जाइए, मेरी छाया आप पर भी ना पड़े। यानी उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया अगर किसी ब्राह्मण लड़की ने किसी शूद्र पुरुष से शादी कर ली। यानी इस तरह की बहुत सारी फालतू की चीज़ें जो है वो क्या कर दी थी, समाज में बना रखी गई थी। इस तरह की शादी का, इस तरह के मैरिज सिस्टम का ना तो हमारे पुराण में वर्णन है, ना ही हमारे वेदों में वर्णन है, ना ही उपनिषदों में वर्णन है, कहीं भी इस तरह का वर्णन नहीं है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे कस्टम्स बना रखे थे, बहुत सारी चीज़ों को बना रखा गया था। ये एक चीज़ है, यानी ये चीज़ गलत तरीके से प्रैक्टिस हो रही थी, ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और बताते हैं। अगर मान लीजिए पैसे की बात की जाए कि पैसा, अगर मान लीजिए ये तो विवाह का सिस्टम हो गया और इनकी बच्चा चांडाल कहलाएगा। कौन व्यक्ति ये चाहेगा कि हमारी संतान के साथ इस तरह की प्रैक्टिस की जाए, इस तरह की चीज़ें की जाए। तो इसलिए समाज में बहुत सारा डर भय व्याप्त था, कोई भी व्यक्ति इन कस्टम्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था, इनको चैलेंज नहीं करना चाहता था, और बराबर वैश्यों का और सबसे ज़्यादा शूद्रों का शोषण हो रहा था, सामाजिक शोषण। उनको डिमोरलाइज किया जा रहा था, हर तरीके से उनको नीचे गिराया जा रहा था। उनको बताया जाता था कि तुम समाज में उठने बैठने के तुम्हारे लायक नहीं हो, तुम क्या हो, तुम नीच हो, इस तरह की बातें होती थी, ठीक है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसी में एक चीज़ और कर लीजिए, इसी में समझ लीजिए एक चीज़ और है, उसको मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई खजाना मिलता है तो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को अगर कोई खजाना मिलता है, तो अगर ब्राह्मण को कोई खजाना मिलेगा तो वो 100% किसका होगा, उसका खुद का होगा। अगर क्षत्रिय को मिलेगा तो वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी ब्राह्मण को भी देगा और अपने पास भी रखेगा, क्षत्रिय अपने पास भी रखेगा। अगर किसी वैश्य को मिलेगा
तो ये ब्राह्मण को भी देगा, क्षत्रिय को भी देगा और अपने पास भी रखेगा। और अगर शूद्र को मिलेगा तो ये मैक्सिमम पार्ट किसको देगा? ब्राह्मण को देगा, क्षत्रिय को देगा, और थोड़ा सा पैसा, ना के बराबर पैसा किसके पास रखेगा? अपने पास रखेगा। इस तरह के बहुत सारे सामाजिक ऐसी चीज़ें, ऐसे नियम कानून कायदे बना दिए गए थे जो बहुत ही ज़्यादा क्या थे? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे। इस तरह के नियम कानून कायदे बना दिए गए थे। इसको जरा समझ लीजिए। इस तरह के जो नियम कानून कायदे थे ये बहुत ज़्यादा क्या थे? चैलेंजिंग थे, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। ठीक है, अब हम आपको समाज सुधार आंदोलन पढ़ाने जा रहे हैं। इतना बैकग्राउंड बताना जरूरी था। ये बैकग्राउंड थोड़ा सा, जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, समझते जाइए। लेकिन ये जो बैकग्राउंड मैंने बताया है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके से गलत चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही थी। बहुत सारी समस्याएं थी जो प्रैक्टिस की जा रही थी। जैसे कौन कौन सी बुराइयां समाज में व्याप्त थी उसको सोचो। सबसे पहले कुछ बुराइयों को लिखते हैं बोर्ड पर, उनको देखना। मनु प्रताप जी, बुराइयों को देखिए, समाज में कौन कौन सी बुराइयां व्याप्त थीं और आज भी बहुत सारी हैं। सबसे पहली 1 2 3 करके लिखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले बाल विवाह। बाल विवाह। तो अब बाल विवाह की थोड़ी सी बात कर लीजिए। बाल विवाह जो व्याप्त था समाज में, अब बाल विवाह तो नहीं होता है। हमारे फादर मदर का, मेरी मदर की शादी जो है 14 साल की उम्र में हुई, माँ की, और 18 साल की जब वो थी तब मैं पैदा हुआ, ऐसा वो बताती हैं। और दादी बाबा की शादी तो बहुत कम उम्र में हो गई होगी। यानी जो बहुत पुराना पीरियड था, यानी फोर फादर का जो पीरियड था, उस समय बाल विवाह प्रचलित था, बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम वाली बात है कि नहीं है? ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये बुराई तब व्याप्त थी, लेकिन अब लगभग ये बुराई क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले किसने रिकमेंडेशन की? अभी ये मैं आपको बताऊंगा, ये पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि शादी की एज बढ़ाने के लिए सबसे पहले किसने कहा? यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्या लिखोगे? अभी बताते हैं। नेक्स्ट, बाल विवाह के बाद विधवा विवाह। विधवा विवाह ये क्या है? इसको समझिए। विधवा विवाह ये क्या है? तो जो विधवा विवाह है उसको गौर करने की कोशिश, समझने की कोशिश करिएगा। विधवाओं का समाज में बिल्कुल मान्यता प्राप्त नहीं थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बुराई जो थी वो ये थी कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग थे, उनकी शादी बहुत कम उम्र की लड़कियों से होती थी। यानी जो पैसे वाले लोग थे और बुजुर्ग हो जाते थे, बूढ़े हो जाते थे, लेकिन वो लोग भी, बंगाल में इस तरह की प्रथा प्रचलित थी, वो लोग टीनेज गर्ल्स से, टीनेज लड़कियों से, यानी 14-15 साल की लड़कियों से क्या करते थे? विवाह कर लेते थे। बाद में उनकी डेथ हो जाती थी, वो मर जाते थे। और जो लड़की थी वो टीनेज में क्या हो जाती थी? विधवा हो जाती थी। अब कोई लड़की टीनेज में विधवा हो गई, अब वो साड़ी पहनेगी सफ़ेद रंग की, कोई मेकअप नहीं करेगी, पूरे जीवन ऐसे ही बाल खोल के रहेगी, तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। इस तरीके से दूसरी जो बुराई थी वो बाल विवाह था। तीसरी जो बुराई थी वो क्या था? उसको समझने की कोशिश करिएगा। जो तीसरी बुराई थी वो था बहु विवाह। बहु विवाह यानी एक से ज़्यादा विवाह होते थे, बहुत सारे लोग एक से ज़्यादा शादियां किया करते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया कि किस तरीके से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की शादी का नियम कानून कायदा बनाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया बहु विवाह। तीसरी चीज है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा तीसरी चीज है पर्दा प्रथा। तो ये जो पर्दा प्रथा है ये क्या है, इसको समझिएगा। पर्दा प्रथा कहाँ से आई, कैसे आई? तो इसके लिए एक परसेप्शन ये भी मिलता है कि जब मुगल आक्रमणकर्ता भारत में आए, यानी महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जब भारत में आए, तो गजनवी ने 16 बार 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 टाइम्स आया, 16 बार था, आक्रमण 17 बार किया। तो जब गजनवी भारत में 17 बार आक्रमण किया तो उसने क्या किया? यहाँ के मंदिरों को लूटा और यहाँ से देवदासियों को ले गया। मंदिरों को लूटा और देवदासियों को ले गया। यानी जो मंदिर में सुंदर सुंदर कम उम्र की लड़कियां रहा करती थीं, उनको वो यहाँ से क्या किया? उठा ले गया। तो उनके साथ आने वाले लोग रिहायशी इलाकों में घुस जाया करते थे। इसको थोड़ा सा डाउन कर देना। उनके साथ आने वाले लोग जो है रिहायशी इलाकों में घुस जाते थे और वहाँ से लड़कियों को उठा ले जाते थे। तो लोगों ने अपनी बहू बेटियों को, ठीक,
लोगों ने अपनी बहू बेटियों को क्या किया, पर्दे में रखना शुरू कर दिया। तो एक परसेप्शन ये भी मिलता है कि पर्दा प्रथा इस तरीके से इंडिया में ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई, एक बात ये मिलती है। फिलहाल पर्दा प्रथा, चलो उस समय दिक्कत थी, लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं, खबर चली आई, पर्दा करना पड़ता था ससुर से, अपने से, बड़ों से, ये बहुत बड़ी समस्या वाली बात थी। तो ये भी एक बड़ी समस्या है जो उस समय समाज में व्याप्त थी, बाल विवाह, विधवा विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है उसको समझने की कोशिश करिएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है बेटा, वो थी, क्या था वो था कन्या हत्या, कन्या हत्या। कन्या हत्या जो था, ये सबसे बड़ी समस्या थी, किसी के जीवन को खत्म कर देना। बंगाल में क्या था, एक प्रथा प्रचलित थी, अगर कन्या पैदा होती थी तो उसको मार दिया जाता था, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो कन्या हत्या की प्रथा जो थी, ये भी समाज में उस समय बहुत जम के चल रही थी, बहुत प्रचलित थी कन्या हत्या। एक प्रथा जिसको अभी हम लोग बार बार बात करेंगे, समाज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी, सबसे बड़ा चैलेंज वाली बात थी, वो थी क्या, सती प्रथा। क्या थी, सती प्रथा। सती प्रथा, गौर करने की कोशिश करिएगा। सती प्रथा क्या था, इसको गौर करिए। सती प्रथा जो है वो क्या है, इसमें पति के मर जाने के बाद महिला को पति के साथ जला दिया जाता था। वैसे ये वॉलेंट्री था, पत्नी अगर जलना चाहे तो जल सकती है, हर किसी को नहीं आग में झोंका जा रहा है, बहुत ज्यादा व्याप्त नहीं थी, लेकिन प्रॉपरली सती प्रथा थी। ये कैसे कह सकते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक बार जब राजा राम मोहन राय आउट ऑफ इंडिया बाहर गए तो उनकी भाभी को सती होना पड़ा, उनके भाई की डेड बॉडी के साथ। ध्यान रखिएगा, बाद में राजा राम मोहन राय ही इसके लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाएंगे और राजा राम मोहन के राय के प्रयासों से सती प्रथा क्या हो जाएगी, बैन हो जाएगी। तो सती प्रथा सोच के देखो प्रैक्टिकली कि हमारे घर में अगर कोई एक कैजुअलिटी हो जाए, सोचिए प्लीज, गौर करने की कोशिश करिएगा। हमारे घर में अगर कोई एक कैजुअलिटी हो जाए तो वो कैजुअलिटी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मान लो पिता ना रहें और कैजुअलिटी हो जाए तो उस समस्या को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। साथ में अगर माँ को भी उनके साथ जला दिया जाए तो ये कितने बड़े गम की बात है और ये कितना अमानवीय है, ये कितना ज़्यादा गड़बड़ चीज़ है। लेकिन उस समय ये चीज़ खूब जम के की जा रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये सारी बाल विवाह, विधवा विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, कन्या हत्या, सती प्रथा, ठीक है, ये सारी, इसके अलावा अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब समस्याएं थीं जो बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया में। अब सुनो, एक और यहाँ से एक चीज निकलती, इन सभी समस्याओं का एक प्रॉब्लम पैदा होती है इन सबसे। वो क्या है, जैसे आपने कहा तुम नीच जात के हो, वो ऊंच जात का है, तुम बराबर पे नहीं बैठोगे, तुम खा नहीं सकते, तुम पी नहीं सकते। जब इस तरह की बातें की गई तो जो एकता वाली बात थी, यानी सारे लोगों को, सारे हिंदुओं को एक होना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए, वो एकता कभी नहीं बन पाई। और उसी का फायदा उठाया किसने, अंग्रेजों ने, विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने, और सभी ने इसी का फायदा उठाकर अपने आप को उन्होंने क्या किया, यहां पर बिल्डअप किया, यहां पर अपने आप को क्या किया, यहां पर अपनी जड़ें जमाई। ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग समाज सुधार आंदोलन शुरू करेंगे। ये बहुत बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई और बताना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि यहीं से चीज की शुरुआत होती है। अब बात आती है समाज सुधार आंदोलन में जो सबसे पहले चीज आएगी वो क्या आएगी, उसको समझिएगा। समाज सुधार आंदोलन में एक एक करके पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारत की आजादी का आधार समाज सुधार आंदोलन था। क्या है ये समाज सुधार आंदोलन, जरा समझना। जो आजादी से पहले, यानी जब भारत आजाद नहीं हुआ उसके पहले जो ये मूवमेंट्स हुए, समाज सुधार आंदोलन हुए, ये जो हुए ये कौन कौन से थे। ब्रह्म समाज था, फिर ब्रह्म समाज कई पार्ट में टूट गया, अभी हम आपको बताएंगे। प्रार्थना समाज था, डिरोजियो थे, यंग बंग आंदोलन था। इन सब से ही बाद में चिंगारी निकलती है किसकी, भारत को आजाद कराने की।
यानी ये सारे भारत को आज़ाद कराने में बाद में हिस्सेदारी देंगे। जब अभी आगे आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। दूसरा जो है, भारत में अंधविश्वास भरा पड़ा था। ये अंधविश्वासी है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि विधवा का विवाह नहीं हो सकता, तुम नीच हो हम ऊंच हैं, वो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय है वो वैश्य हैं, ये सब क्या है? अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास जो है भरा पड़ा था, लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं था, इक्वलिटी नहीं थी। हमारे यहाँ पर आर्टिकल जो हमारा क्या बोलते हैं भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम हुई, हाँ ठीक, उसमें आर्टिकल 14 टू 18 माफ करिएगा 14 टू 18 ये क्या दिया गया है? ये इक्वलिटी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? इक्वलिटी, यानी समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी हर कोई क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेकिन उस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो किसकी थी? इनइक्वलिटी, इक्वलिटी नहीं थी। तो इक्वलिटी इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम थी, समाज में छुआछूत भरा पड़ा था। इन सब समस्याओं की वजह से ये चीजें शुरू होती हैं। अब इसमें एक और प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? जो ब्राह्मण थे उनको वेद पुराण की नॉलेज थी, तो वो वेद पुराण की इस तरह की नॉलेज पर ब्राह्मणों ने अपनी मोनोपोली बना रखी थी। ब्राह्मणों ने वेद पुराण की जो इस तरह की जो आध्यात्मिक नॉलेज थी उस पर क्या बना रखा था? अपना मोनोपोली बना रखी थी, और वो जैसा बताते थे वैसा ही होता था। नंबर एक। नंबर दूसरी चीज समझिएगा, जैसा बताते थे वैसा होता था। दूसरी समस्या ये है, ब्राह्मण वर्ग ही समाज के लिए नियम कानून कायदे बनाता था और समाज उनके पीछे चलता था, यानी कि वो पथ प्रदर्शक थे। तो वो अपने पर्सनल हित के लिए कभी कभी कुछ नियम कानून कायदे गलत भी बना देते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? वो अपने सुविधा अनुसार जो है नियम कानून कायदे बनाते थे। जो प्रथाएं कुरीतियां प्रचलित थी वो मैंने अभी आपको बताई। बाल विवाह था, बहु विवाह था, सती प्रथा थी, कन्या हत्या था, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो है प्रचलित थी। और मैंने ये भी बताया कि कुलीन परिवार के लोग जो है वो बेटियों से, छोटी छोटी बच्चियों से शादी कर लेते थे, और जब वो मर जाते थे तो वो छोटी छोटी बच्चियां टीन एज में क्या हो जाती थी? विधवा हो जाती थी। और विधवाओं का समाज में जो स्थान था वो बहुत निम्न था। यानी कि कैसा था? वो सफ़ेद साड़ी पहनना और ये सब तो एक अलग बात है। सुबह उठ के अगर किसी ने विधवा को देख लिया तो कहेंगे दिन खराब हो गया, विधवा को देखना मनहूस माना जाता था। इस तरह से बहुत सारी जो है उनका जो है क्या था, उनको बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था, बहुत तरह की समस्याएं थी। ये है समस्या। तो ये है विधवा। विधवा का सामाजिक स्तर बिल्कुल ठीक नहीं था। और सोच के देखो, जो लड़की बहुत कम उम्र में विधवा हो जाएगी वो कैसे अपना जीवन यापन करेगी, ठीक है। ये एक बड़ी समस्या थी। समाज में सबसे बुरा हाल जो था वो शायद विधवाओं का ही था, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे शुरू करेंगे, तो उसको समझिए और एक एक करके। सबसे पहले और जो दिक्कतें हैं उनको भी मैं बताता हूं, ठीक, समझते जाइए। अभी 2 मिनट पहले थोड़ा सा पानी गिरा और फिर से धूप निकल आई कानपुर में। चलिए, सती प्रथा जो प्रचलित थी वो पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित थी, बंगाल में प्रचलित थी, उधर पर इसका ज़्यादा प्रभाव था। वैसे कहीं कहीं पे हमारे यूपी में भी देखने को मिलता है कि महिलाएं सती हुई। जैसे इसका एग्जाम्पल, हमारे कानपुर में भी एक रानी सती देवी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर रानी सती देवी जो थी वो उनको देवी मान लिया गया, वो सती हुई थी। ऐसे ही हमारे इटावा के पास एक जगह है भरथना, वहाँ पर भी सती की मठिया बनी हुई है। तो ऐसे यदा कदा इधर भी लोग सती हो रहे थे। लेकिन सोच के देखिए सती होना कितना अमानवीय है, कितना गलत है। तो ये प्रथा उधर प्रचलित थी। बाद में राजा राम मोहन राय इसके लिए प्रयास करते हैं और इसको किसी तरीके से मिलकर इसको बैन कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जाति पर आधारित छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको समझना। जो जातीय डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे? परमात्मा ने जब पैदा किया तो सबको 2 आंखें दी, 1 मुंह दिया, 2 किडनी, 1 लंग्स,
सबके अंदर ब्लड है वो रेड कलर का है। जब सब कुछ इक्वल है, परमात्मा ने इक्वल बनाया है, लेकिन बाद में समाज ने क्या कर दिया, उसमें उसको तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद क्या प्रॉब्लम की, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि तुम नीच हो, हम ऊंच हैं, हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, इस तरह की बातें की। ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या को बाद में दूर किया गया है। ये समस्या आज भी है। ये समस्या क्या जात की समस्या दूर हुई? नहीं, आज भी जातीय प्रॉब्लम हमारे समाज में बहुत बुरी तरह घर बनाए हुए है। ठीक है, आज भी बड़ी समस्याएं हैं। इंटरकास्ट मैरिज वगैरह में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। समाज से लोग बहिष्कृत कर दिए जाते हैं अगर वो इस तरह का कर देते हैं। समझ लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, आगे अब यहां पर ये रिफॉर्म्स कैसे शुरू हुए, इस पर हम लोग आते हैं। इंडिया में तो सर सबसे पहले यहां पर राजा का कानून चलता था, और हर जगह ऐसे ही था, राजा का कानून चल रहा था। लेकिन सबसे पहले ब्रिटेन में यानी यूरोप में कहा, वहाँ के जो इंटेलिजेंट वर्ग ने था उसने ये कहा कि राजा जो चाहेगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि एक पार्लियामेंट होनी चाहिए जिसमें कुछ लोग बैठकर कोई भी निर्णय करें वो माना जाएगा। तो सबसे पहले दुनिया में पहली पार्लियामेंट कहाँ बनती है? इंग्लैंड में बनती है, ब्रिटेन में बनती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, दुनिया में सबसे पहले पार्लियामेंट कहाँ बनती है? ब्रिटेन में बनती है। वहाँ पर ब्रिटेन में हुई, और वहाँ पर पार्लियामेंट बनने के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स शुरू हुए, तो उनका असर यहाँ भी आया। अब यहाँ पर इतना लेट क्यों आया, इस बात को समझना, इसको फैक्टरिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो सर, हमारे यहाँ पर एक नियम था भारत में, समुद्र था, उसको पार करके अगर कोई भी व्यक्ति उसको पार नहीं कर सकता था। समझना, समुद्र को पार करके अगर वो जाएगा, यानी ऐसी जगह जाएगा जहां मुंज घास ना हो, तो अगर वो वापस आएगा तो उसको क्या माना जाएगा? अपवित्र माना जाएगा। कोई व्यक्ति उससे विवाह नहीं करेगा, कोई लड़की उससे विवाह नहीं करेगी। ये सारी चीजें थी। तो इस चीज को बाद में, बहुत बाद में जाके इसको तोड़ा गया। बहुत सारे लोग, राजा राम मोहन राय भी बाहर गए थे, बहुत सारे लोग फॉरेन गए। जब वहां से पढ़ लिख कर सीख कर आए, तब उन्होंने देखा कि हमारा समाज कितना पीछे है, तो क्यों ना हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, या जैसा वहां फॉरेन में वो देख के आए थे उस तरह की चीजें यहां पर भी हों। यहां पर ये नियम इसलिए बना दिया ताकि कोई बाहर ना जा पाए और बाहर से सीख के चीजों को यहां पर ना आ पाए। तो ये भी एक जो है नियम बना दिया गया था। ये नियम बाद में बड़ा चैलेंजिंग हो गया था, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो जो फॉरेन में रिफॉर्म शुरू हुए वो बहुत बाद में, जब बाहर से लोग पढ़ के इंडिया आने लगे, तो वो रिफॉर्म्स कहाँ शुरू होने लगे? इंडिया में भी वो रिफॉर्म्स क्या हुए? शुरू होने लगे। ठीक है, अच्छा, अंग्रेजों के बारे में थोड़ा सा और बता दें। अगर अंग्रेज चाहते तो ये बहुत तेजी से हो सकते थे, लेकिन अंग्रेज भारतीयों के कस्टम्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहते थे उसको और समझना। जो नेहरू जी हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, उस बुक में ये कहा है, नेहरू जी ने अपने बुक में ये कहा कि जब कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर अपनी चीजों को इम्पोज करता है या अपनी चीजों को लेकर आता है या कोई आक्रमणकर्ता लेकर आता है, तो जो धर्म है, धार्मिक कट्टरता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? धार्मिक कट्टरता बढ़ जाती है। इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। क्या कहा कि जैसे अंग्रेज भारत में आए और उनकी जब मिशनरियां आईं और उन्होंने यहाँ पर लोगों को क्रिश्चियन बनाना शुरू किया, तो धार्मिक कट्टरता बढ़ गई। इसके पहले जब मुगल आए, तो मुगलों ने, मुसलमानों ने जब यहाँ पर आकर रहना शुरू किया, तो धार्मिक कट्टरता जो हिंदुओं की थी और बढ़ गई। ये क्या है, इसको समझना। इसको इस तरीके से समझो कि अगर किसी व्यक्ति के से आपको मिलने को मना किया जाए कि मिस्टर एक्स से आप ना मिलिएगा, तो आप मिलने की कोशिश करोगे। गौर करना। या फिर जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक बुक रखी है भैया, ये बुक तुम ले जाओ, इसको पढ़ना, लेकिन इसका लास्ट पन्ना कभी मत खोल के देखना, वो लास्ट पन्ना जो है तुम उसको कभी मत पढ़ना। तो आप उस लास्ट पन्ने को सबसे पहले खोल के पढ़ोगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, गौर करिएगा। तो जब यहाँ पर मुस्लिम धर्म फैला, तो जो हिंदू धर्म की कट्टरता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी।
फिर जब अंग्रेज आए तो और ज़्यादा बढ़ गई, और उस कट्टरता ने बाद में गलत रूप ले लिया और वो बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी करती रही, और बहुत ज़्यादा जो है उससे रूढ़वादियाँ, ऑर्थोडॉक्स होते गए, रूढ़वादियाँ बढ़ती चली गई। ये था, ये किसने कहा है? ये नेहरू जी ने अपनी बुक में कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेहरू जी ने क्या कहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अंग्रेजों ने इन चैलेंज को नहीं लिया, और वो इन्हीं लोगों के साथ मिलकर, यहाँ के ऑर्थोडॉक्स लोगों के साथ मिलकर वो अपना शासन चलाते रहे और यहाँ से पैसा पैदा करते रहे और कमाकर यहाँ से ले जाते रहे। कंपनी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक लोगों ने थोड़ा सा रिफॉर्म करने की कोशिश की, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बाद में उनका क्या हुआ वो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हो, और जब हम पढ़ाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग तब आपको बता भी देंगे, ठीक है। तो अब जो रिफॉर्म्स हुए वो दो तरह के थे। सबसे पहले समझिए, पहला था रिफॉर्म मूवमेंट और दूसरा था रिवाइवल मूवमेंट। तो रिफॉर्म्स और रिवाइवल में अंतर समझिए सर, रिफॉर्म्स और रिवाइवल में अंतर समझिए, ठीक। जो रिफॉर्म था, रिफॉर्म मूवमेंट कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से मूवमेंट रिफॉर्म्स मूवमेंट थे, तो सर पहला था ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। ये कैसा था? रिफॉर्म मूवमेंट था। ब्रह्म समाज कैसा था? रिफॉर्म मूवमेंट था, ठीक है। प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, ये सारे जो थे रिफॉर्म मूवमेंट थे। और रिवाइवल मूवमेंट कौन कौन से थे? रिवाइवल मूवमेंट में जो है इनका ये कहना था कि जो हिंदू धर्म आज से 2000 साल पहले था, जो मुस्लिम धर्म आज से 1000 साल 800 साल पहले था, हमको वैसा ही इस्लाम धर्म चाहिए और वैसा ही हिंदू धर्म चाहिए। समझिएगा, यानी ये अपने आप को नहीं बदलना चाहते थे, ये कहते थे कि जैसा वेदों में है हम उसी तरीके से जिएंगे, यानी उसी तरह का हमको जो है पूरा सिस्टम चाहिए। मुस्लिम भी ये कहते थे कि जो हमारे यहाँ पर शरीयत में और हदीस में लिखा हुआ है हम उस हिसाब से जो है अपना काम करेंगे, यानी हम अपने को चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे ये थे रिवाइवल मूवमेंट, ध्यान रखिएगा। इनमें कौन थे? इनमें था आर्य समाज। आर्य समाज, इन्होंने वेदों पर जोर दिया है। देवबंद आंदोलन, आर्य समाज और देवबंद आंदोलन, इस तरह के जो मूवमेंट थे ये कौन से थे? ये रिवाइवल मूवमेंट थे बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रिफॉर्म्स और रिवाइवल में बहुत अंतर है, और इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें होने लगी। रिफॉर्म मूवमेंट में आपका यंग बंग आंदोलन था, डिरोजियो जी ने जो शुरू किया था, ये सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले आएंगे ब्रह्म समाज में, और इस बात को गौर करना बच्चों कि ब्रह्म समाज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आता है, धार्मिक जो मूवमेंट्स हैं यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ब्रह्म समाज से आते हैं। तो बहुत मन से समझना, एक एक पॉइंट को क्लियर करना, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हो बीच में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग जो है वो है ब्रह्म समाज। समाज, ध्यान रखिए, ब्रह्म समाज। इसके फाउंडर हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन, एक साथ लिखेंगे, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक। ये क्या हैं? ब्रह्म समाज के फाउंडर हैं राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हो रही है? 1828 में। अब देखो, गौर करो सर, सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। सर कब की? 1828 में की, ठीक। अब यहीं पर हम आपको एक चीज और बताते हैं, ब्रह्म समाज फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद जब राजा राम मोहन राय की डेथ होती है, तो राजा राम मोहन राय की डेथ कैसे होती है उसको ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय की डेथ ऐसे होती है, हमारे भारत में जो सबसे पहले राजा राम मोहन राय राजा क्यों हैं, ठीक है, राजा राम मोहन राय राजा क्यों है पहले इसको समझिएगा। एक्चुअली राजा जो थी इनकी उपाधि थी, जो इनको किसने दी थी? मुगल शासक ने दी थी। वैसे उनके पास कोई पावर था नहीं अकबर सेकंड के पास, लेकिन उन्होंने इनको राजा की उपाधि दे दी थी।
ठीक है, तो अब राजा ही कहेंगे भाई, राजा राम मोहन राय। और बाद में जब राजा राम मोहन राय उसकी पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटेन जा रहे थे, किसकी, उस मुगल शासक की, तो वहीं पर उनकी रास्ते में डेथ हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से राजा राम मोहन राय की डेथ होती है। तो उनके डेथ होने के बाद जो ये प्रॉब्लम है वो क्या होता है, जो राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज है ये दो पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, कैसे टूट जाता है ब्रह्म समाज? सबसे एक बनता है जो पहला दो भागों में टूटता है, यानी एक तो यही रहेगा, इसका नाम हो जाएगा आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। ठीक, और जो नया इससे टूटकर बनेगा, जो केशव चंद्र सेन बनाएंगे, तो केशव चंद्र सेन जो नया बनाएंगे उसका नाम होगा भारत ब्रह्म समाज। क्या होगा? भारत ब्रह्म समाज, इसका नाम होगा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत ब्रह्म समाज, और ये कब बनेगा? ये बनेगा 1866 में। 1806 में भारत ब्रह्म समाज बनेगा, और इसके फाउंडर कौन होंगे? केशव चंद्र सेन। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ब्रह्म समाज, भारत ब्रह्म समाज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाद में जो भारत ब्रह्म समाज है ये भी दो भागों में टूट जाएगा, ये वाला, ये तो चलता रहेगा, बराबर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला फिर से दो भागों में टूटेगा। अब बात आती है भैया कि ये वाला दो भागों में क्यों टूटा? तो जो केशव चंद्र सेन जी हैं वो एक तरफ तो ब्रह्म समाज को बहुत तेजी से फैला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ बातें जो इसकी आइडियोलॉजी है, ब्रह्म समाज की जो आइडियोलॉजी है, उससे उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्या? जैसे वो ये कहते हैं कि हमें जो है क्रिश्चियंस से सीखना चाहिए, हमें क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट करना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें क्रिश्चियंस में अच्छी हैं, हमें उनको क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। एक तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। दूसरी क्या प्रॉब्लम वाली बात है? इस तरह की बात करते हैं, दूसरी चीज़ों की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ी सी फ्रिक्शंस होने लगते हैं। ठीक है, तो बाद में जब ये दो भागों में टूटेगा, तो दो भागों में क्यों टूटेगा? कौन कौन से वो होंगे? एक होगा भाई साधारण ब्रह्म समाज, और एक होगा ब्रह्म समाज। एक तो यही हो जाएगा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज इंडिया, एक तो यही हो जाएगा ब्रह्म समाज इंडिया। और दूसरा 1878 में बनेगा, इसका नाम होगा, इसका जो नाम है वो नाम है आपका साधारण ब्रह्म समाज। इसका क्या नाम है? साधारण समाज, इसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज, प्लीज। तो इस तरीके से कितने फैक्टर हो गए प्लीज समझना। ये पूरा एक टेबल है जिसको आप बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे ब्रह्म समाज। एक हेडिंग डालेंगे सभी लोग जो भी हैं, क्या डालेंगे? ब्रह्म समाज। तो इसको बना लीजिए प्लीज। हेलो, इसको लिख लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत ब्रह्म समाज के बाद अब हेडिंग डालेंगे ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में होती है। कब होती है? 1828 में। ब्रह्म समाज 1828 बाई राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 बाई राजा राम मोहन राय। ठीक, अब एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक, राजा राम मोहन राय जो थे, अब सुनना शुरू करो प्लीज, सुनना शुरू करो, अब लिखो मत, कोई चीज छूट जाएगी तो हम बता देंगे आपको। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। किस कुल में पैदा हुए? ब्राह्मण। और बाद में सबसे ज्यादा खाल ब्राह्मणों की खींची उन्होंने। ठीक है, क्योंकि उनमें जो प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने चैलेंज की। तो ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए,
सुपर डुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। कैसे हम मान ले ये इंटेलिजेंट थे? हम कह रहे हैं वो इंटेलिजेंट थे, आप मान लोगे? क्यों मान लोगे इसको समझना। उनको कई भाषाओं की नॉलेज थी, मल्टीपल लैंग्वेज उनको आती थी। तो सबसे पहले इनको जो लैंग्वेज आती थी वो कौन कौन थी? संस्कृत। संस्कृत। दूसरी लैंग्वेज जो उनको आती थी हिंदी, जो सबको आती है। तीसरी लैंग्वेज जो उनको आती थी वो थी लैटिन। लैटिन लैटिन भी इनको आती थी। अगली जो आती थी पर्सियन। पर्सियन भी इनको आती थी। ध्यान रखिएगा, संस्कृत आती थी, हिंदी आती थी, लैटिन आती थी, पर्सियन आती थी और ग्रीक आती थी। कौन आती थी? ग्रीक। ग्रीक यानी इतनी सारी लैंग्वेज जो है। एक और आती थी अरेबिक लैंग्वेज भी आती थी इनको। कौन सी आती थी? अरेबिक। अरेबिक। सोच के देखिए, जो आदमी एक से ज्यादा इतनी इतनी लैंग्वेज जान रहा है, इतनी लैंग्वेज से बोल लेता है, इतनी लैंग्वेज को समझ लेता है, तो वो क्या है? वो आम आदमी नहीं है, सुपर डुपर इंटेलिजेंट थे ये राजा राम मोहन राय। संस्कृत जानते थे, हिंदी जानते थे, लैटिन जानते थे, पर्सियन जानते थे, ग्रीक जानते थे, अरेबिक जानते थे और साथ में बंगला भी जानते थे। बंगला तो इनकी मदर लैंग्वेज थी ना। बंगला इनकी क्या थी? मदर लैंग्वेज थी, क्योंकि ये कहाँ के थे? बंगाल के थे। तो इतनी लैंग्वेजेस को ये जानते थे। बाद में इन्होंने जो अपनी पत्रिका निकाली, जो अपने न्यूज़पेपर निकाले, वो अलग अलग लैंग्वेज में निकाले हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि सुपर डुपर इंटेलिजेंट पर्सन थे ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लीज। बच्चों को जोड़ दें जरा, फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं किसी कारण बस। चलिए प्लीज। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो इतनी सारी लैंग्वेज ये जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज नोट डाउन। एक एक करके समझते जाइए। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस की इनको जो है प्रॉपर नॉलेज थी बेटा, प्रॉपर नॉलेज थी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट इनकी एक बुक है, एक एक करके कंटिन्यू करते हैं। इनकी एक बुक है, वो उसका नाम है फुतहत उल मुहद्दिन। फुतहत उल मुहद्दिन बहुत बार पूछा जाता है। ये जो बुक है इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गॉड एक है, ईश्वर एक है। ध्यान रखना, ब्रह्म समाज का जो कंसेप्ट था वो एकेश्वरवाद था, एक ईश्वरवाद। यानी इनका जो कंसेप्ट है वो एक ईश्वरवाद है, यानी ईश्वर एक है, बहुत मल्टीपल भगवान नहीं है। जैसे इन्होंने अवतारवाद को गलत बताया है, यानी अवतारवाद पर बिलीव नहीं किया है। जैसे हमारे यहाँ विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है, तो अवतारवाद पर बिलीव नहीं किया है। इन्होंने कहा भगवान क्या है? ईश्वर एक है, और इसीलिए उन्होंने बुक लिखा फुतहत उल मुहद्दिन। ठीक, ये बुक लिखी, इसका मतलब था गॉड इज सिंगल, मतलब भगवान एक है। ठीक है, वन गॉड। ठीक, इन्होंने 1815 में, हाँ कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा चलिए, हाँ बोलो। मैं अभी ये तुमको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। हेलो भेज देना, सेंड कर दूंगा लिख के, तो उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, इन्होंने 1815 में एक सभा बनाई। क्या बनाई? 1815 में एक सभा बनाई। इस सभा का जो नाम था वो क्या था? आत्मीय सभा। क्या नाम था इसका? आत्मीय सभा। इसका नाम था आत्मीय सभा, जो इन्होंने 1815 में बनाई। ठीक है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आत्मीय सभा कब बनाई? 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाई। ठीक है, आगे तुम्हें जो भी चीजें हैं बाद में हमसे पूछ लेना, हम आपको बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आगे है वो क्या है? इन्होंने क्या किया? सबसे इनका बड़ा काम जो था
इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम था वो था सती प्रथा का विरोध। सती प्रथा का क्या किया इन्होंने? विरोध किया। ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको यह भी बताया कि सती प्रथा का विरोध इन्होंने इतना प्रगाढ़ क्यों किया था, क्योंकि इनकी जो भाभी थी उनको सती कर दिया गया था। इनके जब ये बाहर थे, जब ये लौट के आए तो इनको बहुत कष्ट हुआ भाई के साथ, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, सती प्रथा के इन्होंने विरोध किया। 1857 में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की है, वो आज बहुत फेमस है, उसका नाम है हिंदू कॉलेज। हिंदू, BHU नहीं है ये, ध्यान रखना, हिंदू कॉलेज। इन्होंने हिंदू कॉलेज की क्या की? स्थापना की। कहां पर? कलकत्ता में 1857 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक, 1818 में इन्होंने सती प्रथा का विरोध शुरू कर दिया था। कब शुरू कर दिया था ये ध्यान रखना, 1818 में इन्होंने सती प्रथा का विरोध जो है ये देख लीजिए प्लीज। सती प्रथा का विरोध कब शुरू किया? 1818 में, 1818 में सती प्रथा का विरोध शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि किसी, इस बात को समझना, सती प्रथा का विरोध किया सर, राजा राम मोहन राय का कहना था कि किसी भी वेद और पुराण में, वेद ऑब्लिक पुराण, पुराण ऑब्लिक उपनिषद, निषद, इनका कहना था कि किसी भी वेद में, पुराण में या उपनिषद में ये कहीं नहीं लिखा है कि पत्नी को पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जल जाना चाहिए। जब ये कहीं नहीं लिखा है तो फिर क्यों सती प्रथा हो रही है? सती प्रथा को एट एनी कॉस्ट रोका जाए। साथ में इन्होंने एक और बड़ा काम किया, ऐसे ही नहीं, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे थे, इन्होंने ग्राउंड पे भी काम किया। इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट बनाए, कम्युनिटी बनाई, उसमें 4-4, 5-5 लोग थे जो गांव में जाकर ये बनाते थे। और जो शमशान घाट होते थे, ध्यान रखिएगा, उन शमशान घाटों में रेंडमली चेक करते थे। साथ ही साथ उन लोगों को भी भेजते थे जो दल बनाए थे कि चेक करो कि कहीं कोई सती तो नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति सती तो नहीं हो रहा है। तो ग्राउंड लेवल पर वर्क किया और सती प्रथा को रोकने की कोशिश 1818 से इन्होंने क्या कर दी? शुरू कर दी। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका विरोध किया और शुरू करने लगे। और जो दलील दी वो ये दी कि वेद, पुराण और उपनिषद में कहीं भी सती प्रथा के बारे में नहीं बताया गया है। ध्यान रखना, 1800 इनकी ये चीज कब रंग लाती है? 1829 में सती प्रथा बैन होती है। सती प्रथा को बैन किया जाता है, बैन। ठीक है, किसके? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा क्या किया जाता है? सती प्रथा को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है? बैन कर दिया जाता है। तो देखो प्लीज, सती प्रथा को बैन करने में सबसे बड़ी भूमिका राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा बैन कराई गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लीज। 1820 में इन्होंने प्रीसेस ऑफ क्राइस्ट बुक लिखी। 1820 में इन्होंने एक बुक लिखी है, नाम सब लोग जानते होंगे, प्रीसेस ऑफ क्राइस्ट, प्रीसेस ऑफ क्राइस्ट। ये बुक इन्होंने लिखी है, प्रीसेस ऑफ क्राइस्ट। किसने लिखी है? राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रीसेस ऑफ क्राइस्ट बुक लिखी है। अब सुनो, प्रीसेस ऑफ क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म के ऊपर ये किताब है। तो सर, राजा राम मोहन राय क्रिश्चियन धर्म के ऊपर किताब कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब इन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत कायदे से, बहुत डीपली पढ़ा होगा, इसलिए ये बुक लिखते हैं प्रीसेस ऑफ क्राइस्ट। इसमें ये क्रिश्चियन धर्म को पूरे उसके बारे में डिफाइन करते हैं। इनको शौक होता है पढ़ने का, बहुत जबरदस्त। इतना शौक आप लोग भी पैदा करिए पढ़ाई का, ठीक है? सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, इन्होंने वेद को भी बंगाल में, बंगला भाषा में ट्रांसलेट किया। क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट है,
वेदों को बंगला भाषा में क्या किया? ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। क्या किया? ट्रांसलेट किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदों को बंगला भाषा में किसने ट्रांसलेट किया, तो वेदों को बंगला भाषा में किसने ट्रांसलेट किया है? राजा राम मोहन राय ने ट्रांसलेट किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने वेदों को भी ट्रांसलेट किया। दूसरा है, अगला पॉइंट है 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी, ध्यान रखिएगा, 1821 में इन्होंने क्या किया है? संवाद कौमुदी एक पत्रिका निकाली है, संवाद कौमुदी। अब इस पत्रिका को तो पहले नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पत्रिका निकाली है 1821 में, संवाद कौमुदी। अब सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। ये पहली ऐसी पत्रिका है, संवाद कौमुदी, ध्यान रखिएगा। इस पत्रिका का जो ये पत्रिका है, इसका मैनेजमेंट, इसकी एडिटिंग, इसकी प्रिंटिंग, ये सब कुछ किसके हाथ में है? राजा राम मोहन राय के हाथ में है। यानी कि ये है जो पत्रिका संवाद कौमुदी, ये भारत का पहला न्यूज़पेपर है जो वीकली न्यूज़पेपर है। ये कैसी है? ये वीकली है, साप्ताहिक। ये साप्ताहिक है। क्या है? साप्ताहिक, वीकली है। संवाद कौमुदी वीकली है और ये पहला भारत का पेपर है जिसका मैनेजमेंट क्या है? भारतीय है। जिसकी एडिटिंग कौन कर रहा है? भारतीय कर रहा है। जिसकी प्रिंटिंग कौन कर रहा है? भारतीय कर रहा है। ये पहला भारत में ऐसा पेपर है जिसका सब कुछ किसके हाथ में है? भारतीय के हाथ में है, एक इंडियन व्यक्ति के हाथ में है। इससे पहले जो हुए हैं वो उनमें रोल रहे हैं भारतीयों के, लेकिन सब कुछ भारतीयों के हाथ में नहीं था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका मैनेजमेंट, एडिटिंग और प्रिंटिंग सब कुछ किसके पास है? भारतीय के पास है, एक इंडियन व्यक्ति के पास है, राजा राम मोहन राय के पास है। 1822 में फिर क्या होता है भाई? 1822 में मिरातुल अखबार तो सब जानते हो ना, पेपर। मिरातुल अखबार जो है 1822 में निकालते हैं, मिरातुल अखबार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस भाषा में निकालते हैं? फारसी। ये निकालते हैं फारसी। ठीक, अभी आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन शुरू किया था तब ये बताया था बेटा कि इनको पर्शियन लैंग्वेज की भी पूरी जानकारी थी, इनको पर्शियन लैंग्वेज भी आती थी। तो ये देखिए, मिरातुल अखबार जो निकालना है किस लैंग्वेज में निकालना है? पर्शियन लैंग्वेज में ये मिरातुल अखबार को निकालना है, फारसी भाषा में निकालना है। तो इन्होंने 22 में जो है 1822 में मिरातुल अखबार निकाला। ठीक है, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। क्या किया? 1825 में एक कॉलेज बनाया, वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना की और इन्होंने क्या कहा, इसको भी सुनिए। इन्होंने कहा कि हर जाति धर्म वर्ग के बच्चे को संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। हर जाति धर्म के बच्चे को क्या करना चाहिए? पढ़ना लिखना चाहिए और एडुकेटेड होना चाहिए। पढ़ा लिखा, एडुकेटेड। जब समाज में सारे लोग एडुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो समाज में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो ऑटोमेटिकली समाज से क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। फिर वो खत्म हो जाएंगी, उनको खत्म करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए इन्होंने एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की। क्या किया? कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, क्या किया? स्थापना कर दी। ठीक, समझ रहे हो? एक एक करके बहुत काम किए हैं इन्होंने, थोड़े बहुत नहीं, बहुत काम। ठीक, हम एक एक करके आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया फिर से समझिए। इन्होंने एक बंगला ग्रामर बुक लिखी। क्या लिखा इन्होंने? बंगला ग्रामर बुक लिखी।
इन्होंने एक बंगला ग्रामर बुक लिखी, यानी बंगला ग्रामर बुक लिखी इन्होंने। सोचिए, इन्होंने अपने बंगला पर भी जो है ग्रामर बुक लिखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन्होंने जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई। जमींदारों के खिलाफ क्यों आवाज उठाई? इन्होंने देखा कि जमींदार और अंग्रेजों के बीच में सांठ-गांठ चल रही है और जो आम पब्लिक है, किसान है, उसका शोषण किया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किए, कई काम किए, 2-3 काम एक साथ किए। क्या किया इन्होंने? जमींदारों के खिलाफ जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई। क्या उठाई? आवाज, पहली चीज। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि भारत से जो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा, और टैक्स रेट फिक्स होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जमींदारों के खिलाफ जो आवाज उठाई है वो किस लिए उठाई है? इन्होंने कहा टैक्स रेट फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, चाहिए, टैक्स रेट फिक्स होना चाहिए। तो देखो, जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई, कहा टैक्स रेट फिक्स होना चाहिए। और एक बात और कही इन्होंने जो बाद में होती है, 1833 में होती है। ये क्या कहते हैं उसको देखिए। ये कहते हैं अंग्रेजों के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली समाप्त होनी चाहिए, ध्यान रखिए। क्या कहते हैं, फिर से समझते जाओ, फिर सुनो। ये तीनों चीजें एक ही पॉइंट है बेटा, ये अलग अलग नहीं है। अगर इसको अलग अलग याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी और आप भूल जाओगे। फिर सुनो, इन्होंने जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई। क्यों? जमींदार अनाप शनाप टैक्स ले रहे थे। किनसे? रैयतों से। कल मैंने रैयत वाली व्यवस्था पढ़ाई थी। तो जमींदार अनाप शनाप रैयत से यानी किसानों से टैक्स लेते थे। तो इन्होंने कहा कि ये गलत है, ये भारतीयों के साथ नहीं होना चाहिए। अंग्रेज अपना सब कुछ किसको दे देते हैं? जमींदार को। जमींदार सब जमींदार बना देते हैं और वो सारे लोग अनाप शनाप टैक्स लेते हैं। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। तो उन्होंने ये आवाज उठाई और क्या कहा? टैक्स रेट को क्या कर दो? फिक्स कर दो। टैक्स रेट फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए, यानी फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। दूसरा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी जो मोनोपोली है, उस मोनोपोली को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। अब देखो, यहां पर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जो कह रहे हैं, यही बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ताबूत की कील बनेगा। देखो कैसे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रही थी? एक तरफ तो वो शासन कर रही है, और दूसरी तरफ वो क्या कर रही है? दूसरी तरफ वो ट्रेडिंग कर रही है, व्यापार कर रही है। ठीक है, तो एक तरफ शासन, एक तरफ व्यापार। ठीक, दो काम हो रहे हैं। अब यहां पर गौर करना, जो वो व्यापार कर रही है, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। तब भी दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत था, और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कौन है? इंडिया है। इसलिए दुनिया में जो FII है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो सबसे ज्यादा पैसा कहां लगाते हैं? इंडियन इमर्जिंग मार्केट में वो सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं बेटा। तो भारत, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कहां लगता है? इंडियन इमर्जिंग मार्केट में लगता है। तो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन है? इंडिया है। अब सुनो, तो ये बाहर से बहुत सारा सामान इंपोर्ट, मतलब अपने यहां से प्रोडक्शन करके इंडिया लाते थे, और इंडिया में उस सबको मनमाने दामों में बेचते थे। चूंकि कंपनी की मोनोपोली थी, तो जिस भाव में वो बेचेंगे, अगर हमें चाहिए तो हम उस भाव में हमको खरीदना पड़ता था। जैसे पेट्रोल डीजल में मोनोपोली है, कोई है ही नहीं, गवर्नमेंट जिस भाव में देगी हमको लेना पड़ेगा। ठीक, जैसे आज से 20 साल 25 साल पहले कम्युनिकेशन में, यानी जो हम फोन करते हैं, कम्युनिकेशन में BSNL की मोनोपोली थी। अगर फोन चाहिए तो पूरे भारत में एक ही ऑपरेटर था, BSNL। तो आज से 25 साल पहले जो फोन का बिल आया करता था वो 500 रुपए महीना आता था। आज से 25 साल पहले, जब लोगों की तनख्वाह कितनी होती थी? जब लोगों की पेमेंट 3000, 3500, 4000 होती थी, गौर करिए, तो 500, यानी
जो फोन होता था वो स्टेटस सिंबल था, फोन बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता था, आम आदमी के पास फोन नहीं होता था। ठीक है, अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं और वो यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स को वेलकम करते हैं, और जैसे ही बहुत सारे ऑपरेटर्स की बाढ़ आती है, देखिएगा मोनोपोली का वो, जैसे ही मोनोपोली टूटती है बीएसएनएल की और ऑपरेटर आ जाते हैं, कौन कौन, रिलायंस आ गया, अब तो जियो भी आ गया, पहले रिलायंस अलग था, एडीएजी ग्रुप वाला था, रिलायंस आ गया सबसे पहले, एयरसेल, एयरटेल, वर्जिन, पता नहीं कितने सारे, बहुत सारे ऑपरेटर्स की बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आने से क्या हुआ, एक कहता 1 रुपए में कॉल करिए, दूसरा कहता 90 पैसे में, तीसरा कहता 75 पैसे में, अगला कहता 50 पैसे में, अगला कहता हम भैया 10 पैसे में कॉल कराएंगे, तो एक कहता भैया कॉल भी करो और पैसे भी ले लो हमसे। आया था कोई इस तरह का, कहता था कॉल भी करिए और पैसे भी लीजिए। तो समझना मोनोपोली टूटी तो कम्युनिकेशन की महंगाई ध्वस्त हो गई। तो जैसे ही 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली टूटती है और दूसरी कंपनियां भारत में आने लगती हैं, तो जो प्रोडक्ट, ये मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ये पानी की बोतल हमको 20 रुपए की बेच रही थी, तो दूसरी कंपनी आती है और वो हमको 2 रुपए में ये पानी की बोतल बेचती है, तब भी उसको फायदा होता है। तब मेरे को ये समझ में आता है कि ये कंपनी हमको कितना लूट रही थी। इसीलिए एक वक्त ये आएगा 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी का सब कुछ व्यापारिक चीजें खत्म हो जाएंगी और ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा जाएगा 853 के चार्टर एक्ट में कि अब सिर्फ और सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन किसमें लगाइए, सिर्फ और सिर्फ आप देश पर राज करने पे लगाइए, यानी क्या मत करिए, अब व्यापार पर ध्यान मत दीजिए। क्यों? क्योंकि जब दूसरी कंपनियां आई तो इनकी मोनोपोली टूटने से ये चीजें हुई। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है ये चीज आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लीज। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को कॉमन करके समझना, जमींदारों के खिलाफ आवाज, टैक्स रेट फिक्स होना चाहिए और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली क्या होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। और 1833 में ये मोनोपोली क्या हो जाती है, समाप्त भी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 में समाप्त होती है, दूसरों को व्यापार करने का मौका मिलता है। ठीक, आगे है एक और बात कही इन्होंने कि उच्च पदों पर, उच्च पद मतलब ऑफिसर्स पर, ऑफिसर्स पोस्ट पर, उच्च पदों पर, ऑफिसर पोस्ट पर भारतीय होने चाहिए। यानी जो बड़े बड़े पद हैं उन पर कौन होना चाहिए, इंडियंस होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। ये आवाज भी किसने उठाई, राजा राम मोहन राय जी ने उठाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और कही इन्होंने, कहा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग होना चाहिए। एक ही आदमी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एक ही आदमी जज नहीं होगा, यानी एग्जीक्यूट और जुडिशरी को क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, दोनों सब्ट्रैक्ट बॉडी होने चाहिए। एक गोरा आदमी बैठकर ये नहीं बताएगा कि हमने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक, बाद में क्या होता है, ब्रिटिश के बीच, भारतीयों और ब्रिटिश के बीच जुडिशरी बराबरी होनी चाहिए, मतलब भारतीयों और विदेशियों में जुडिशरी की क्या होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। फिर सुनो इस बात को, नहीं समझ पाए होगे। भारतीय इंडियंस लोग जो हैं, भारतीय लोग जो हैं और अंग्रेज लोग जो हैं, उनके लिए नियम कानून कायदे सजा एक होनी चाहिए। एक ही मामले में अलग अलग डिसीजंस नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि आप जो है अंग्रेजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीयों को क्या कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर इंडियंस में और ब्रिटेन के लोगों में, अंग्रेजों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डोंट टेक डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी होनी चाहिए। ये बात भी किसने कही, राजा राम मोहन राय ने कही, ध्यान रखिएगा। एक बात और यहां पर कही उन्होंने कहा कि जजों की बेंच होनी चाहिए, जजों की बेंच, यानी कोई एक व्यक्ति जो है बेंच होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका, इसको समझिएगा। उन्होंने ये कहा बेटा कि कोई एक व्यक्ति ये फैसला नहीं करेगा कि ये क्या सही है क्या गलत। आप एक
बेंच को एग्जीक्यूट कीजिए। जब बेंच एग्जीक्यूट होगी उसमें कई लोग होंगे, कुछ इंडियंस होंगे, कुछ फॉरेनर्स होंगे, विदेशी होंगे, वो बैठकर जो डिसीजन करेंगे वो डिसीजन माना जाएगा। समझना, आज भी जब कोई बहुत बड़ा डिसीजन होता है तो वो सिंगल बॉडी नहीं करती है, कोई ना कोई बेंच करती है। जैसे एग्जांपल, जब अभी थोड़े दिन पहले जब राम मंदिर का डिसीजन हुआ तो राम मंदिर का डिसीजन किसी सिंगल पर्सन ने नहीं किया, किसी एक जज ने नहीं किया, एक बेंच जो है एग्जीक्यूट की गई। जब वो बेंच बनी तो उस बेंच में कितने लोग थे? उसमें 3 मेंबर्स थे, यानी 3 जज की बेंच बनी, और 3 जज में 1/2+1 से जो डिसीजन होगा वो माना जाएगा, यानी जो डिसीजन दिया गया वो मान लिया गया। उसमें एक मुस्लिम जज को भी रखा गया था, ये आपको पता है, ठीक है। तो इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले ये बात कही थी कि बेंच एग्जीक्यूट होनी चाहिए और जो बेंच डिसीजन देगी वो डिसीजन क्या किया जाएगा? माना जाएगा। इसको एक एक करके समझते जाइए। यानी सोच के देखो कितना सारा काम राजा राम मोहन राय कर रहे हैं, इस बात को सोचिए, कितना काम जो है राजा राम मोहन राय कर रहे हैं, इस बात को समझें आप, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा काम, ठीक। और क्या कह रहे हैं एक एक करके समझते जाए, ठीक है। जिन जगहों पर ब्रिटेन की कॉलोनी है वहां भी उन्हें ब्रिटेन का विरोध किया। कहां पर? इसका मतलब क्या है? ये जो है ये आप समझ नहीं सकते क्या है। इंडिया क्या थी? इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी। भारत में ब्रिटेन राज कर रहा था, भारत में इंडोनेशिया, मलेशिया में ब्रिटेन नहीं था, वहाँ पर डच थे, हॉलैंड और नीदरलैंड के लोग थे। दूसरा आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया पर भी ब्रिटेन का कब्जा था, नॉर्थ अमेरिका पर भी ब्रिटेन का कब्जा था, ब्राज़ील में भी ब्रिटेन का कब्जा था, और बहुत सारी जगहों पर ब्रिटेन का कब्जा था। तो जहाँ जहाँ पर ब्रिटेन की कॉलोनी थी वहाँ पर वहाँ के लोग जो चीज़ें मांग कर रहे थे उन मांगों को भी सपोर्ट कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय करते हैं। उन मांगों को उन देशों में सपोर्ट कर रहे हैं, समझना। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ब्रिटेन की कॉलोनी, ब्रिटेन की कॉलोनी, ब्रिटेन की कॉलोनी पर भी विरोधियों का, जो ब्रिटेन का विरोध कर रहा है, विरोधियों का सपोर्ट, विरोधियों का सपोर्ट, ठीक है। ब्रिटेन की जहां जहां कॉलोनी है वहां पर भी जो उनका विरोध करने वाले लोग हैं, यानी वहां के जो मूल निवासी हैं, उनका इन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत बहुत काम किए हैं, इसीलिए कहते हैं ना ब्रह्म समाज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट जो है वो क्या है, जरा समझने की कोशिश करिए। ब्रह्म समाज का जो मतलब है वो है द सोसाइटी ऑफ गॉड। क्या मतलब है? ये क्वेश्चन को नोट करो। ब्रह्म समाज का मतलब है सोसाइटी ऑफ गॉड, ठीक है, द सोसाइटी ऑफ गॉड, ठीक। ब्रह्म समाज का मतलब है द सोसाइटी ऑफ गॉड, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, वह एक ईश्वर है इसकी बात करते थे। क्या थे? मूर्ति पूजा के, मूर्ति पूजा के खिलाफ, के किसके हैं? खिलाफ। ध्यान रखिए, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ है। मूर्ति पूजा का पूरी तरीके से इन्होंने विरोध किया और इन्होंने कहा एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर है बस, उसको मानो, एक ईश्वर है बस, और कुछ नहीं मानना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट समझते जाइए एक एक करके। आगे नेक्स्ट पॉइंट, और क्या कहा भाई? अवतारवाद को इन्होंने बिल्कुल नहीं माना, ठीक है। अलग अलग भगवानों की पूजा को इन्होंने रोका, ठीक है। आत्मा अजर, अमर अजर है, इस पर, हाँ, इस पॉइंट को समझ लो। सबसे पहले सुनो, इन्होंने मूर्ति पूजा को रोका, इन्होंने कहा कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी है। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा एक भगवान है, एक परमात्मा है, यानी एक बॉडी है, उसकी सत्ता को मानना है, ठीक। लेकिन इन्होंने आत्मा, सोल के मामले में साइलेंट हैं। क्या? आत्मा अमर और अजर है, बार बार जन्म लेती है, जो गीता में कहा गया है, उस मामले में ये क्या है? मौन हैं, साइलेंट हैं, यानी उस पर इन्होंने किसी प्रकार का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दिया है। यानी आत्मा अमर अजर है, इस पर कोई भी इंटरप्रिटेशन इन्होंने नहीं दिया, उसको कोई भी किसी तरीके से उस पर बात नहीं की है, ठीक है। इन्होंने जो चीज़ों को रोका है
यानी जिन चीज़ों के लिए विरोध किया इन्होंने, वो किस पर किया, जरा इसको देखिएगा, किस पर किया, किस किस चीज़ का इन्होंने विरोध किया, उसको समझिए। नंबर 1 कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम। नंबर 2 सती प्रथा, प्रथा। इन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया, अब एक एक करके बताएंगे। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, ठीक, बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह, बहु विवाह, बहु विवाह, बहु विवाह, बहु विवाह, ठीक। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या, कन्या हत्या, कन्या हत्या, इन सब पर इन्होंने रोक लगाने की कोशिश की। किस पर, किस पर? कास्टिज्म पर। इन्होंने कहा कास्टिज्म सबसे गलत है, कास्टिज्म की वजह से हिंदू पोलराइज्ड नहीं हो पा रहा है, हिंदू एक नहीं हो पा रहा है, इनमें आज भी भेदभाव की भावना है और जो एकता होनी चाहिए वो एकता नहीं बन पा रही है। तो सबसे बुरी चीज जो है कास्टिज्म है, और ये आज भी चली आ रही है, लोगों के दिल दिमाग में भरी हुई है। आज भी भारत में जो चुनाव होते हैं वो 99% किस पर डिपेंड होते हैं? कास्टिज्म पर डिपेंड होते हैं। समझिए, जो पार्टियां टिकट बांटती हैं वो किसके आधार पर बांटती हैं? कास्ट के आधार पर टिकट बांटती हैं। समझिए, आज यानी आज़ादी कितने साल बाद भी हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाए हैं, ठीक। दूसरा सती प्रथा, सती प्रथा आप सब जानते हैं, इस पर इन्होंने रोक लगाने की बात कही। पर्दा प्रथा पर बात कही, बाल विवाह पर कही, बहु विवाह पर कही और कन्या हत्या पर कही। ये इसको हम सब डिटेल में आपको समझा चुके हैं। इन सब पर इन्होंने बात कही कि किसी भी तरीके से इसको रोकना चाहिए, ठीक है। एक बात और कही इन्होंने, इन्होंने इन्होंने कन्या, कन्या एजुकेशन, कन्या एजुकेशन की भी बात कही। ये जो है डेरोजियो ने भी कहा था, जो डेरोजियो थे उन्होंने भी कहा कि जो है महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है, महिलाओं को प्रॉपर पढ़ाई लिखाई का पूरा अधिकार है, और इन्होंने भी कन्या एजुकेशन की बात कही। बाद में यंग बंगाल आंदोलन में डेरोजियो साहब ने इसको बहुत तेजी से उठाया, उस पर भी अभी आएंगे, ठीक है। और विधवाओं की दशा की बात की कि विधवाओं की दशा बहुत ज़्यादा इंडिया में खराब है, तो कृपया करके विधवाओं की दशा को ठीक किया जाए, उस पर इन्होंने बात कही है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्लीज़ मैं ज़रा देख ले। 1833 में, कब? 1833 में, 1833 में इनकी मृत्यु होती है। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। यानी राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? 1833 में। हमने आपको बताया था कैसे हुई, क्योंकि ये पेंशन बढ़ाने की बात करने जा रहे थे, जो शासक था क्या बोलते हैं मुगल शासक, उसकी, और वहीं पर इनकी जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसके बाद क्या होता है। अब बात आती है इनके डेथ के बाद, जो ये हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ब्रह्म समाज, ये धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उसी समय क्या होता है, एक व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता जो हैं उनका नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। बहुत जगह लिखा मिलता है सत्येंद्रनाथ ठाकुर, वो कोई बात नहीं, टैगोर और ठाकुर एक ही बात है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ ठाकुर एक ही बात है। तो ये क्या हैं? ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता। ये एक सभा चलाते हैं, उसका नाम है, इनकी जो सभा है उसका नाम क्या है ये समझिएगा। इनकी सभा का नाम है तत्वबोधिनी सभा। इनकी सभा का नाम है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा पढ़ाते हैं। तत्वबोधिनी सभा में क्या करते हैं? हिस्ट्री जो है, एंसेंट समय की हिस्ट्री, कैसे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें पढ़ाया करते हैं। बाद में सत्येंद्रनाथ टैगोर ही अपनी तत्वबोधिनी सभा को डीमर्ज कर देते हैं।
किस में डीमर्ज कर देते हैं? ब्रह्म समाज में डीमर्ज कर देते हैं और ब्रह्म समाज को फिर से जो है तेजी से आगे बढ़ाना क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये कार्यक्रम चल रहा होता है जब ये डीमर्ज करते हैं तत्वबोधिनी सभा को। तो कब डीमर्ज किया? 1842 में क्या किया? विलय किया, डीमर्ज किया। ठीक है, कब किया? 1842 में इन्होंने इसको तत्वबोधिनी सभा को और दोनों को आपस में क्या कर दिया? डीमर्ज कर दिया। ठीक है, अब क्या है इसको समझिएगा। उसी समय जो है यंग बंगाल आंदोलन, इसका नाम सबने सुना होगा, यंग बंगाल, हेडिंग डाल लो, आंदोलन। अब एक साथ इन तीनों चीजों को पढ़ाएंगे, इसको एक साथ इसी में रिलेट करते हुए पढ़ाएंगे, तो फिर हमको अलग से दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग, चूंकि टाइम लगभग हो रहा है, तो इसके आगे हम लोग कल के टर्न पर इसको जो है पहले पूरा करेंगे, तब कल वाला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, और तुम जो है मैसेज में लिख के पूछ लेना कि किस तरह की क्या प्रॉब्लम थी, तो मैं वो लिख के भेज दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चूंकि समय कम है और कम समय में बहुत तेजी से हर चीज को क्या करना है? खत्म करना है। ठीक, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, विश यू हैप्पी गुड डे। ओके, समझ में आ रहा? किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलो, थैंक यू, बढ़िया समझते जाओ। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ठीक, थैंक यू।